सिर्फ अहमक ही नहीं बल्कि जालिम भी है साहब। वो इतना पीटा है बच्ची को। कल जब बच्ची रोती बिलखती घर आई तो जी में आया कि जाके उस कमजर्फ को कत्ल कर दूं या अपने आप को खत्म कर लूं। लेकिन वैसे आपके दामाद का नाम क्या है? ज़ारून मखदूमी। देखिए, क्योंकि मामला आपकी बेटी से जुड़ा हुआ है, हमें उनसे भी बात करनी पड़ेगी। उन्हें यहाँ बुलवाइए। जी साहब। ये ज़ारून से जरा बोलूंगा। ओके सर, आइए। आपके ससुर ने आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है। आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सरासर झूठा इल्जाम है ये मेरे बच्चे पर। गलत बयानी की है उन लोगों ने आपसे। सर, आयशा मेरी बीवी है और मैं उसे तहे दिल से मोहब्बत करता हूँ। भला मैं उसे तकलीफ कैसे पहुंचा सकता हूँ? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप चाहें तो आप आयशा से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगी। आपके अब्बू ने आपके पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है आपके साथ मारपीट करने की, लेकिन आपके पति का कहना है कि वो कंप्लेंट झूठी है। तो आप हमें बताइए कि सच क्या है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आयशा बेटा, तो फिर ये चोटें कैसे लगी आपको? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। शायद अब्बू को गलतफहमी हो गई और वो यहाँ पर चले आए। रिपोर्ट लिखाने के पहले आपने बात नहीं की थी इनसे? डर गई है साहब, इसलिए हकीकत में पर्दा डालने की कोशिश कर रही। मैं आपके सामने ऐसी कसम खा के कहता हूँ कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ज़ारून जिम्मेदार है। साहब, इतनी दहशत भरती है बच्ची के दिल में कि सच तक नहीं बोल पा रही है। किसी भी इंसान के पास जिंदगी में दो चीजें होती हैं जो बेशकीमती होती हैं। वो बिना फर्क के अमीर के पास भी होती हैं और गरीब के पास भी होती हैं। वो ना पैसा होता है, ना नाम और ना ही रुतबा। वो होते हैं उस इंसान के रिश्ते और समय। जो लोग अपने रिश्तों को पहचानने में भूल कर बैठते हैं या उनसे सतर्क नहीं रहते हैं, उनका क्या हश्र होता है, आइए देखते हैं हमारे आज के इस केस में। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि ये सारा कसूर ना ज़ारून भाई का है। कैसे उसे सर पे चढ़ाए घूमते थे, जब देखो तब आयशा आयशा आयशा। अब देख लीजिए नतीजा, पुलिस को झूठा इल्जाम लगाकर दरवाजे पर भेजा है। पता नहीं क्या देखकर निकाह किया था ज़ारून भाई ने उसके साथ। और आपको याद है ना, उसके पहले कदम जब इस घर में पड़े थे, मनूस खबर लेकर आई थी। हाँ बोल। क्या? एक मिनट। मगर ये हुआ कैसे? चल चल मैं देखता हूँ। क्या हुआ ज़ारून? मम्मी, वो अली का फोन आया था। हमारे ऑफिस की नई टैक्सी चोरी हो गई। तू सही कह रही है। जब से उस मनूस लड़की के कदम पड़े हैं इस घर में, हम पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। आइए आइए, माशाल्लाह। ये सब क्या हो रहा है बताएंगी आप? ये चोटें कैसे लग गई और मेरे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तुम अंदर चलो। अरे लेकिन मैं उससे बात कर रही हूँ। सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जवाब देके जाओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब? अरे अम्मी, जाने दो उसे और खत्म करो उस मसले को। आप इधर आओ। लेकिन कुछ अम्मी, आप बैठिए, इधर आओ। सब खैरियत है? साला मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। पिछले 3 महीनों से झटके पे झटके लगे जा रहे हैं। पहले 3 टैक्सियों में से एक अफजल लेके भाग गया और दूसरे का एक्सीडेंट, और अब ये तीसरी का चोरी। ज़ारून सुन, हमें ना पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हो ना हो साला कोई अपना ही आदमी जो सारे काम कर रहा है। नहीं अल्ताफ, यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने ही तो हैं। मेरा यकीन है कि अगर इनमें से किसी ने भी चोरी करी है ना,
तो जरूर किसी मजबूरी में करी होगी, वरना ऐसे कौन चोरी करता है? देख जरूर इतना मैंने कहा ना, यहाँ पुलिस नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके ये सब करने से हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली। जरा घर पे भी नजर रखिए कि घर पे क्या चल रहा है। तो क्या करूं? क्यों? आपको नहीं पता कि जारून को जो रोज रोज के नुकसान लग रहे हैं उससे अम्मी खफा चल रही है। अजी मैं तो कहती हूँ कि यही सही मौका है अम्मी का लाडला बनने के, वरना जारून पूरी जिंदगी भर अम्मी का लाडला बना रहेगा और मलाई खाता रहेगा। जारून के परिवार में कुछ छोटी मोटी दरारें नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल वो उसकी और आयशा की जिंदगी पर उतना असर डालती नहीं दिख रही थी। जिस बात का उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा था वो था उनका अपना रिश्ता, जिसे आयशा का परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसीलिए जब भी आयशा के पिता को मौका मिलता वो आयशा को अपने साथ ले जाते और जारून को उससे मिलना तो दूर, बात करने तक की भी इजाजत नहीं थी। आयशा ने जारून के साथ जितना वक्त अपने ससुराल में गुजारा था उससे कहीं ज्यादा वक्त उसने अपने मायके में बिताया था, और शायद इसी सबसे परेशान होकर जारून वो कदम उठा बैठा जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। अम्मी हौसला रखिए, पता नहीं किस हालत में होगा। डॉक्टर साहब, मैं एक बार अपने बच्चे से मिल सकती हूँ क्या? जब तक पुलिस आकर उसका बयान नहीं ले लेती कोई उससे नहीं मिल सकता है। एक बार मिल लेते सिर्फ। प्लीज आप लोग बैठिए, पुलिस बयान ले ले, उसके बाद आप लोग मिल लीजिएगा। आइए एक्सक्यूज मी। बैठिए। कैसी हालत? खतरे से बाहर है, खाने में जहर था। अब उसने ये जहर अपने खाने में मिला था या बाहर से किसी और ने उसे मारने की कोशिश की थी, ये कहना मुश्किल है। उसे कौन मारेगा साहब? खुदकुशी करने की कोशिश की है उसने। क्यों? जारून भाई के ससुराल वालों के चलते साहब। वो लोग कई दिनों से जारून भाई पे जोर डाल रहे थे कि वो आयशा को तलाक दे दे, लेकिन ऐसा जारून भाई करना नहीं चाहते थे। इसी के चलते परेशान थे वो। हाँ साहब, आयशा के घर वाले जिम्मेदार इन सब काम के लिए। तब आप उनको गिरफ्तार कीजिए, जारून ने ये सब उनकी वजह से ही किया है। साहब, मुझे नहीं पता कि आयशा के घर वाले हमें क्यों अलग करना चाहते थे, लेकिन आयशा के बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, इसलिए मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। जरा खुल के बताओगे कि चल क्या रहा था? मैं आयशा से बेहद मोहब्बत करता हूँ सर, और ये बात उसके घर वाले अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उन्होंने आयशा का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डाला। फिर उस दिन बड़ी अजीब केस है सर, कभी ससुर दामाद पर इल्जाम लगा रहा है तो कभी दामाद ससुर पर, और इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि असली में मामला क्या है। एक बात तो पक्की है भोसले कि ये ससुर और दामाद दोनों हमसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं। लेकिन सर जब हमने पिछली मरतबा उससे पूछताछ की थी तो उसने हमें कुछ नहीं बताया था। अपनी चोटों की वजह भी उसने सीढ़ियों से गिरना बताया था। लेकिन अब हालात अलग हैं भोसले, अब उसके पति ने जान देने की कोशिश की है, हो सकता है वो भी कुछ अलग बोले। हुजूर, आप लोग यहाँ आइए, अंदर आइए। रहने दीजिए, चलिए, आपको गिरफ्तार करने आए। आपके दामाद जारून ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है आप पर। या अल्लाह, सर वो कहाँ पे है? ठीक है ना वो? फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसका कहना है कि आपके अब्बू ने आपके साथ मारपीट करके उस पर दबाव डाला था तलाक के लिए। लेके चलो साहब, वो खबीज जारून झूठ बोल रहा है साहब। अपनी मर्जी से खुद उसने मेरी बेटी को तलाक दिया साहब। जाके पकड़ना तो उसे पकड़िए, उसे जेल में डालिए। काय करायचं आणि काय नाही ते आम्ही बघू। तू चल। देखिए, हुजूर गलती कर रहे हैं आप लोग। अल्लाह के नेक बंदे पर जुल्म कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हमारी बात सुनिए साहब, हमने कुछ किया नहीं है। आयशा और जारून के माता पिता में से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, अब तक इसका फैसला नहीं हो पाया था। पुलिस ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के चार्ज में आयशा के पिता को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ जारून से तलाक लेने के बाद आयशा इद्दत के वक्फे को पूरा करने के लिए जारून के घर लौट आई थी। जारून और आयशा का रिश्ता या उसे लेकर उनकी सोच उनका जाती मामला था, लेकिन चूंकि ये पूरा मामला इस रिश्ते को लेकर शुरू हुआ था तो देखना यह था कि उनका ये साथ इस मामले पर कैसे और कितना असर डालता है।
आपने पुलिस से अब्बू की शिकायत क्यों की? खबर है आपको अब्बू जेल में बंद है। भाभी जान, इसको ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। हालत देख रहे हैं आप इसकी, क्या हाल बना लिया। और भाभी जान, जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम आपकी ज़िंदगी में खुराफात तो नहीं करेंगे। देखिए अल्ताफ भाई, ये हमारा ज़ाती मामला है, प्लीज़ इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। आयशा, 1 मिनट। रात काफ़ी हो चुकी है, आपकी अम्मी आपकी राह देख रही होंगी। ख्याल रखना अपना भाई। अल्लाह हाफिज़। अरे सुनो, यहाँ नाम क्या है तुम्हारा? अली नाम है साहब मेरा। जारून भाई के इधर काम करता हूँ मैं। अच्छा, सुना है पिछले कुछ दिनों से जारून भाई का धंधा कुछ मंदा चल रहा है। हाँ साहब, धंधा काफ़ी मंदा है साहब। कुछ दिन पहले एक गाड़ी चोरी हो गई, फिर उसके बाद एक गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट हो गया, और अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिस में चोरी भी हुई है साहब। अच्छा, जारून भाई का कोई अच्छा दोस्त या कोई दुश्मन तुम्हारी नज़र में? दुश्मन का तो पता नहीं साहब, पर हाँ, अल्ताफ भाई उनके काफ़ी करीबी हैं और यहीं साथ में काम भी करते हैं। और हाँ साहब, जारून भाई उनको अपने भाई जैसा ही मानते साहब। आपने अल्ताफ के कहने पर खुदकुशी करने का नाटक किया? नाटक नहीं था ये, सच में मरना चाहता था मैं। और पुलिस के आने से पहले अल्ताफ मेरे पास आया था और उसी ने मुझे ये आइडिया दिया था, जो कि काम कर गया। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता आयशा। हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और अपने घर वालों से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए इतना जुल्म सहने के बाद भी हमने अपना मुंह नहीं खोला। मुझे यकीन है एक दिन वक्त आएगा और वो समझ जाएंगे। तू बहुत अच्छी है आयशा, लेकिन तेरे घर वाले बिल्कुल भी नेक नहीं है। वो हमें बिल्कुल भी सुकून से जीने नहीं देंगे। मेरी बात सुन, अल्ताफ के पास एक और आइडिया है। आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? मतलब आयशा के पिता ने सही कहा था कि जारून के बिजनेस की हालत वाकई में बहुत खराब है। गुड मॉर्निंग सर, चाय लीजिए। लेकिन जिस तरह से बिजनेस में बार बार नुकसान हो रहा है, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। सर, मैंने जारून के ऑफिस में काम करने वाले हर एक शख्स से बात की। सभी को यही लगता है कि जारून के सबसे करीबी कोई ऐसा है जो उसके साथ छुपकर दुश्मनी निभा रहा है। क्या लगता है तुम्हें, कौन हो सकता है वो करीबी? सर, कोई दोस्त भी हो सकता है और कोई दुश्मन भी। अगर दुश्मन के बारे में बात की जाए तो आयशा का परिवार, जिन्हें जारून को तकलीफ पहुंचा के खुशी मिलेगी। दोस्त के बारे में बात की जाए तो एक ही ऐसा शख्स है जो जारून के सबसे करीबी भी था और उसका एम्प्लॉय भी, और वो है अल्ताफ। इस जारून से पूछताछ करो। इसके दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने से पहले इसे जानना बहुत जरूरी है। ओके सर। जारून कहाँ है? तो जारून तो कल से घर पर नहीं आए। कहाँ गया? हमें तो खुद उसकी फिक्र हो रही है साहब, पता नहीं कहाँ चला गया है। उसका मोबाइल भी यहीं पर पड़ा है। ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकते हैं आप, और वो भी अपना मोबाइल छोड़कर? सर, हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग को नहीं मालूम। हमें भी उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अम्मी, अम्मी, आपकी अलमारी से सारे जेवर गायब हैं। जब मैंने दवाई लेने के लिए अलमारी खोली तो देखा जेवर नहीं था। मुझे तो लगता है कि जारून भाई सारे जेवर लेकर भाग गए। चलिए, आप लोग यही रुकिए। अपने घर से जेवर चोरी करके जारून रातों रात गायब हो चुका था। ये काफी अजीब बात थी, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ऐसा करने से पहले उसने अपनी पत्नी आयशा से भी कोई बात नहीं की थी, जिससे अलग होने के सिर्फ ख्याल से ही वो अपनी जान देने की कोशिश कर चुका था। सर, कल रात मैं और मायरा सहर भाभी के घर पे गए हुए थे। उनकी अम्मी की तबीयत खराब चल रही थी तो उनको देखने चले गए। घर लौटने में देर हो गई और जब घर पे पहुंचे तो बिस्तर पर जारून का फोन था, पर जारून घर पर नहीं थे। और आप दोनों? आप तो घर पे ही थे। सब जारून और रफीक दोनों के आने से पहले ही मेरी आंख लग गई थी, और वैसे भी इन दोनों के काम से लौटने का कोई तय वक्त नहीं है, अक्सर देर हो जाया करती है, तो इसीलिए उन दोनों को ही हमने एक एक चाबी देके रखी हुई है। अगर जारून रात को आया भी होगा तो मुझे नहीं पता। मेरी आंख तो तब खुली जब बहुएं वापस आईं और आयशा ने मुझसे जारून के बारे में पूछा। काम के सिलसिले में कल रात मुझे भी आने में देर हो गई थी,
और मैं आते ही सो गया था। जारून घर पे था या नहीं ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है साहब कि पक्का आयशा के घर वालों ने जारून को गायब किया है। हाँ साहब, वो जारून ने उन पर केस करवाया था ना, तो सब अंदर हो गए थे। तो उन्हें लगा होगा कि जब जारून ही नहीं रहेगा तो केस भी नहीं रहेगा। लेकिन आयशा के घर वालों को जारून से इतनी क्या प्रॉब्लम थी कि अपने बेटी के पति से ही वो इतनी नफरत करते थे? साहब, जारून का भी एक टाइम था जब उसके सितारे एकदम बुलंदी पे थे। तब साहब आयशा के घर वालों की बहुत मदद करता था। आयशा के घर वालों को लगा था कि आयशा की छोटी बहनों का निकाह भी जारून ही करवाएगा, और जारून को भी इससे कोई मनाही नहीं थी साहब। वो तो पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। बेचारे की किस्मत ने अचानक पलटा खाया, धंधे में भी नुकसान होने लगा, मार्केट से भी बहुत कर्जा हो गया था। और कहते हैं ना साहब कि जब बुरा वक्त आता है तो ही अपनों का पता चलता है, और वही हुआ। आयशा के घर वालों को लगा कि जारून उनके अब किसी काम का नहीं बचा, और बस साहब उन्होंने उससे आंखें फेरना शुरू कर दिया। तुम तो जारून के दोस्त हो ना, फिर उसके ससुराल वालों के बारे में तुम इतना कैसे जानते हो? साहब, एक दिन मैं आयशा के अब्बू से मिलने गया था। जारून ने भेजा था मुझे किसी काम से, तब आयशा के अब्बू ने मुझसे कहा था, देखो मियाँ, तुम हमें लालची समझोगे, लेकिन हमने अपनी बेटी का निकाह जारून से किस लिए करवाया था? ताकि हमारी बाकी की दोनों बेटियों का निकाह वो करवा सके। और उसका कारोबार है जो चलता ही नहीं है, तो निकाह कहाँ से करवाएगा? तो अब हम चाहते हैं कि वो आयशा को तलाक दे दे, ताकि हम उसका रिश्ता किसी ऐसे शख्स से कर सके जो बाकी की दोनों बेटियों के निकाह में हमारी मदद करने की औकात रखता हो। और फिर वो आयशा के महर की रकम भी तो लेनी है जारून से। चाचा आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। अरे भाई, तलाक देगा, महर के पैसे लूंगा तो, और मैं निकाह कहाँ से करूंगा दोनों बच्चियों? मुझे पक्का यकीन है कि आयशा के घर वालों के ये काम है। ठीक है, अगर जारून के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कर देना। पक्का साहब, पक्का। भावसार, तर गाडी थांबवा साईडला. हाँ अली. अस्सलाम साहब, आपको एक बात बतानी थी साहब. हाँ बोलो. जिस रात जारून भाई गायब हुए थे उसी दिन वो सुबह आए थे ऑफिस, और ऑफिस आते ही उन्होंने हिसाब किताब की फाइल देखी. देखते ही उनका दिमाग खराब हो गया, कुछ तो गड़बड़ है साहब. और जैसे ही मुझे पता चला जारून भाई गायब हो गए, मैंने वो फाइल उठा ली साहब. ये देखिए साहब, घपला हुआ है साहब कुछ. अब देखो, कंपनी के अकाउंट से अल्ताफ और रफीक के अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे ट्रांसफर हुए. ये क्या मामला है हम देख लेते हैं, और जारून के गायब होने से इसका कुछ ताल्लुक है भी या नहीं वो भी देख लेंगे. और हाँ, तुम्हारी ज़रूरत हमें आगे भी करेगी. जारून भाई के लिए तो सब कुछ भी करेगा सर. पुलिस स्टेशन गया. अब तक कितने का घपला किया जारून की कंपनी के साथ? घपला? ये सब क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने कोई घपला नहीं किया साहब. मैं और जुरून तो बचपन के दोस्त हैं साहब, बचपन के. एक दूसरे को सगे भाई से भी बढ़कर मानते हैं. और साहब वहां जाकर आप किसी से भी पूछ लो, मेरी वफादारी पर आज तक किसी ने एक उंगली भी उठाई हो तो. अच्छा, वो जो लाखों का ट्रांजैक्शन कंपनी के अकाउंट से तेरे अकाउंट में हुआ है, उसकी क्या सफाई है? साहब वो तो कुछ जारून ने ही मुझे दिए थे. हाँ साहब, असल में मेरी अम्मी बीच में सख्त बीमार पड़ गई थी तब. अगर डॉक्टर ने कहा है कि खाला का ऑपरेशन करना है तो करना है ना भाई. देख तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे पैसे दूंगा. आपको मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, चाहे तो मेरी पूरी खोज खबर निकलवा लो. लेकिन साहब एक बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, जब सच्चाई सामने आएगी ना तब आप देखना, असली गुनहगार ना साहब उस आयशा के घर वाले ही निकलेंगे. गुनहगार हम नहीं साहब, गुनहगार जारून था, उसके वो घर वाले हैं. लेकिन साहब हमें इतना पता है कि उसे घर से जेवर चोरी नहीं हुए, क्योंकि हम अपनी बेटी आयशा का तलाक जारून से करवा रहे थे. और ये नाटक जेवर चोरी होने का उनके घर वालों ने रचा है, ताकि जब हम उनसे मेहर की रकम मांगे तो वो अपने हाथ उठा ले कि हम तो लुट गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहां से दे मेहर. लेकिन तुम्हारी बेटी आयशा, वो तो अभी भी उसी घर में. देखने से तो लगता है कि जारून ने जो कहा था वो सच है, कि वो लोग तलाक नहीं चाहते थे, बल्कि तुम लोग जबरदस्ती उनको अलग करना चाहते थे. नहीं नहीं साहब, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था. हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा. जारून की कंपनी के अकाउंट से 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे ना तूने, और उसके बाद घर से गहने भी तूने ही चुराए थे. हाँ, या फिर जारून को मार कर छीन लिए? नहीं साहब, सब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब. सब मैं सच कह रहा हूँ. जारून ने जब धंधा शुरू किया तो अम्मी के कहने पर मैंने भी पैसा लगा दिया था साहब, और उसने खुद पार्टनरशिप दी थी मुझे, और बैंक में खाते में मेरा नाम उसने चढ़ाया था. मैंने एक पाई तक नहीं कमाई उसके धंधे से मैंने. और जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने बोला कि मैं बाद में देता हूँ, तब देता हूँ. टालम टोली करने लगा साहब. तो साहब मैंने 3 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में चढ़ा दिए.
साहब बस मैंने सच कह रहा हूँ सब, इतना ही किया साहब, कसम से, अल्लाह कसम साहब, सच कह रहा हूँ साहब। भोसले, हो सकता है कि अल्ताफ और रफीक दोनों मिलकर जारून को चीट कर रहे थे, और उस दिन जब जारून को इस बात का पता चला तो उसने उनसे जवाब और अपने पैसे वापस मांगे होंगे, और शायद उन दोनों ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। सर ये भी हो सकता है कि जानबूझकर अल्ताफ आयशा के पेरेंट्स का नाम ले रहा हो ताकि हमारा ध्यान उसकी तरफ ना जाए। लेकिन एक बात है जो अभी इस थ्योरी में फिट नहीं हो रही है, वो है जारून के घर से गायब हुई ज्वेलरी, जो कि तब से गायब है जब से जारून गायब है। अब अगर ये मान भी लिया जाए कि अल्ताफ और रफीक जारून को चीट कर रहे थे, तो भी ये जारून ऐसा क्या कर रहा था जिसके लिए उसे अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? सर ये भी हो सकता है कि ये चोरी जारून ने ना की हो बल्कि रफीक ने की हो, और इस चोरी में रफीक की बीवी सहर ने उसका साथ दिया हो, क्योंकि सबसे पहले चोरी की बात उसे ही पता चली थी, और जारून ज्वेलरी लेकर भागने वाला था ये बात भी सहर ने ही हमसे कही थी। जारून की माँ से बात करते हैं, देखते हैं अपने बेटों के बारे में वो क्या सोचती है। मुझे पक्का यकीन है साहब, वो जेवर जारून ही लेकर भागा है। सोचा था उन जेवरों के सहारे अपनी बेटी का निकाह करवा दूंगी, लेकिन वो सब लूट के ले गया साहब। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं आप कि ये चोरी जारून नहीं की? दुनिया जहान का कर्जा था उसके सर पर, और वो भागने से एक दिन पहले मुझसे वो जेवर मांग भी रहा था गिरवी रखने के लिए, और मेरे मना करने पर वो खूब लड़ा मुझसे साहब। तो क्या हुआ अगर ये जेवर तूने खरीदे थे? अरे रखे तो ये माहिरा के निकाह के लिए ना, ये जेवर मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। अम्मी, माहिरा का निकाह करवाना मेरी जिम्मेदारी है, और आज तक मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। आप मेरा यकीन रखें, माहिरा का निकाह होने से पहले मैंने छुड़ा लूंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, और तू जो कुछ कहेगा ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जेवर मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। तो रखो फिर चिपका कर इन्हें अपनी छाती से। अच्छा किया अल्लाह ने जो मैं ये बुरा वक्त दिखाया, कम से कम अपनों का असली चेहरा तो आया सामने। जारून, और एक बात याद रखना अम्मी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मेरा वक्त दोबारा बदलेगा, और जिस दिन बदलेगा ना मैं सबको देख लूंगा। मुझे नहीं पता था साहब कि जेवरों के साथ साथ मैं अपने बेटे को भी खो दूंगी। साहब आप सिर्फ मेरा बेटा ढूंढ दीजिए, मेरे लिए सबसे बड़ा गहना मेरा बेटा ही है। बॉस, स्केच आर्टिस्ट बुलाओ, और इनके जो जो गहने चोरी हुए हैं सारे आइटम्स के स्केचेस बनवाओ और ज्वेलर से पूछताछ करो। जारून या तो खुद या फिर किसी की मदद से गहने बेच चुका होगा, ये बेचने की कोशिश जरूर करेगा। आयशा, अब्बू, आप यहाँ? जारून के जाने के बाद अब तेरे पास कोई बहाना नहीं रहा यहाँ रहने का। सर मुझे तो ये पूरा मामला गड़बड़ लग रहा है। पहले तो आयशा का बाप जारून के खिलाफ कंप्लेंट करता है, बाद में पता चलता है कि जारून के ऑफिस में पैसों का गफला चल रहा था, उसके बाद जारून घर से गायब होता है और ज्वेलरी भी। सर पता ही नहीं चल रहा है ये चोरी का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, फ्रॉड का है या मिसिंग का। भोसले, मुझे लगता है एक बड़े जुर्म के अलग अलग पहलू हैं, जिसमें चोरी भी शामिल है, डोमेस्टिक वायलेंस भी, फ्रॉड भी, और किसी का गायब होना भी। और मुजरिम भी शायद कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि अलग अलग लोग अपने मकसदों को पूरा करने के लिए चालें चल रहे हैं। सर आपको क्या लगता है या सगळ्यामध्ये जारूनचा काय रोल असू शकतो? कुछ दावे के साथ कह नहीं सकते, हो सकता है कि वो मुजरिम हो या शायद विक्टिम भी। क्या ज्वेलरीच्या स्केचेसचं काय झालं? सर मैंने वो स्केचेस एरिया के सारे ज्वेलर्स में सर्कुलेट कर दिए, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। हेलो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर मैंने हर फ्लोर पर चेक किया, लेकिन कहीं पर भी कोई स्ट्रगल या मारपीट के निशान नहीं है। सर मुझे अभी भी ये सुसाइड केस लग रहा है, मर्डर केस नहीं। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते भोसले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, पता चल जाएगा। नहीं मर सकता।
कर सकते हो जारून? क्या जारून वाकई किसी अपने की साजिश का शिकार हुआ था, या फिर वो कोई और था जिसने जारून के हालात और उसके बिगड़े हुए रिश्तों का फायदा उठाने की कोशिश की थी? यहाँ एक और अहम सवाल था, और वो ये था कि अगर जारून का कत्ल किया भी गया था तो उसकी वजह क्या थी? क्या सिर्फ कुछ लाख रुपयों के जेवर जो जारून घर से लेकर भागा था, या फिर कुछ और? सर, इसकी मौत ऊंचाई से गिरने से नहीं हुई, सर पे चोट लगने से मौत हुई है। मौत का वक्त क्या होगा? करीबन रात के 8 से 9 के बीच में। थैंक यू। सर, जारून के ऑफिस में काम करने वाले अली से और एक बात पता चली। जारून की जो टैक्सी चोरी हो गई थी उस पर जो ड्राइवर था वो अल्ताफ का भाई अफजल था। अल्ताफ ने उसे काम पर रखा था और इसलिए जारून ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की थी। मतलब जारून के बिजनेस में हो रहे लगातार नुकसान के पीछे अल्ताफ का हाथ हो सकता है? हाथ हो सकता है नहीं सर, अल्ताफ के बैंक स्टेटमेंट को देखकर तो यही लग रहा है कि अल्ताफ का ही हाथ है, क्योंकि जब जब जारून को बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ है तब तब अल्ताफ को उतना ही फायदा हुआ है। जब जारून की टैक्सी चोरी हो गई थी उसके एक हफ्ते के बाद लगभग 3 लाख रुपए की एंट्री अल्ताफ के बैंक रिकॉर्ड में, जारून के ऑफिस से 1.5 लाख रुपए चोरी हो गए थे, उसकी भी एंट्री अल्ताफ के इस बैंक अकाउंट में। सर, ऐसी कई सारी एंट्रीज है जो जारून के नुकसान से मैच हो रही है। मतलब जारून को अल्ताफ की इस धोखाधड़ी का पता चल गया होगा, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा और फिर अल्ताफ ने या तो उसे खुद मार दिया या फिर अपने उस मौसेरे भाई अफजल से मरवा दिया। अल्ताफ और उसके कजिन अफजल दोनों के फोन की लोकेशन जारून के मर्डर और वक्त के साथ मैच करो और दोनों को उठा कर लो। ओके सर। वो टैक्सी तूने चुराई थी ना? जी साहब, मैंने चुराई थी जारून भाई की टैक्सी, पर साहब वो तो मैंने अल्ताफ भाई के कहने पे चुराई थी साहब। साहब एक मिनट साहब, आपके पास कोई कंप्लेंट है क्या साहब? बताओ साहब, जारून ने ना तो आज तक चोरी की कंप्लेंट करा है ना कोई हेरा फेरी की साहब, तो साहब क्यों उठा के लेके आए हो हमें? और साहब जिसकी गाड़ी जिसके पैसे, जब वही मर गया तो क्या साबित कर पाओगे आप? बताओ क्या साबित कर पाऊंगा मैं? हाँ? बताओ क्या साबित कर पाऊंगा मैं? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, जोड़ दो। सर, दोनों के मोबाइल लोकेशन आ गए, लेकिन क्राइम के वक्त ये दोनों क्राइम स्पॉट पर नहीं थे। हाँ सर, अफजल उस वक्त अपने गांव में था और अल्ताफ टैक्सी चला रहा था। दोनों ने जारून को चीट किया है, लेकिन उसके कत्ल में इन दोनों का हाथ है ऐसे लगता तो नहीं है। पता नहीं भोसले, पर मुझे लग रहा है कि इस अल्ताफ का इस केस से काफी गहरा लेना देना कुछ तो है जो अब तक सामने नहीं आ रहा है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों भाइयों का या फिर सिर्फ अल्ताफ का कोई पार्टनर हो जिससे उसने जारून का कत्ल करवाया हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ ठोस सबूत नहीं है और ना ही कोई ऐसा केस जिस वजह से हम इन दोनों को यहाँ पर ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। रफीक को लेकर आओ। अब तक उससे उसके धंधे के बारे में कोई बात नहीं की हमने, अब करते हैं। ओके सर। जिस दिन जारून गायब हुआ तूने कहा कि तुझे किसी काम के चलते जल्दी जाना पड़ा। साहब, मैं अपने पार्टनर के साथ में था। क्या नाम है पार्टनर का? साहब, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं साहब, वो बहुत अच्छा आदमी साहब, आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। किससे क्या मिलेगा ये हम डिसाइड कर लेंगे, तू नाम बता। साहब ने नाम पूछा है तुझसे। अल्ताफ साहब। अल्ताफ? वो मेरा पार्टनर था साहब। जब जारून का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था ना, तब मैं बहुत पहले से चाहता था कि मैं वो धंधा करूं, लेकिन साहब मुझे उसकी जानकारी नहीं थी साहब। तो मैंने अल्ताफ से बात की और अल्ताफ उस धंधे में माहिर था साहब, और उस रात में वो अल्ताफ के साथ ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? कबाब चिली साहब, वो कॉलेज रोड पर है साहब। सीसीटीवी है यहाँ? नहीं साहब, सीसीटीवी तो नहीं है। इन 2 लड़कों को जरा ठीक से देखो। इनका कहना है कि 16 तारीख की रात को 10 बजे तक ये आपके होटल में ही थे। होंगे तो भी बता नहीं सकता साहब, क्योंकि रेगुलर कस्टमर तो है नहीं। ये रेस्टोरेंट है साहब, यहाँ कितने लोग रोज आते जाते हैं, अब किस किस का हिसाब रखें। भोसले, मुझे लगता है कि जो रफीक की देर रात तक काम करने वाली बात है वो झूठी है।
वो सिर्फ अपने और अल्ताफ के लिए एलिबाइज तैयार कर रहा है। सर श्योरिटी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं है। हाँ लेकिन पॉसिबिलिटी तो बनती है। फिर भी दोनों पर नजर रखो। अगर अल्ताफ ने जारून को मारा है तो उसका मोटिव क्या था, और अगर रफीक ने अपने भाई को मारा है तो क्यों? अगर मर्डर को पकड़ना है तो मर्डर का मोटिव जानना बहुत जरूरी है। सर एक इंटरेस्टिंग कड़ी मिली है। ये अल्ताफ के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि आयशा के बाप के बीच में और अल्ताफ के बीच में काफी सारे कॉल्स हुआ करते थे और इन दोनों की बातचीत आज तक जारी है। जारून का दोस्त उसके ससुर से क्या बात करता होगा? सर अल्ताफ की शादी अब तक हुई नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बातचीत का आयशा से कुछ लेना देना हो? चलो आयशा, इस अल्ताफ के बारे में क्या राय है तुम्हारी? जारून बहुत मानते थे उसे, पर मुझे वो शख्स कभी पसंद नहीं आया। सर उसकी निगाहें बहुत खराब थी। जब भी वो हमारे आसपास हुआ करता था तो एक अजीब सी बेचैनी होती थी। कभी कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम्हें लगा हो कि वो तुम में इंटरेस्टेड है? सर जब जारून ने पहली बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी तो एक अजीब सी बात कही थी उन्होंने। देख, कुछ दिन में इद्दत का वक्फा पूरा हो जाएगा, फिर तेरा अब्बा तेरा निकाह किसी ना किसी से तो करवाएंगे ही करवाएंगे ना। तो मैंने सोचा कि अल्ताफ तुझसे निकाह कर लेगा। क्या? वो तुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, हिफाजत करेगा तेरी। इससे बस मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा अपने बिजनेस को संभालने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए। और एक बार मैंने पैसा कमा लिया ना, उसके बाद तेरे अब्बा को भी हमारे रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा, हम दोबारा निकाह कर लेंगे। थैंक यू। जी हाँ, अल्ताफ करना चाहता था आयशा से निकाह, और उसके लिए निकाह के खर्च के 3 लाख रुपए और बाद में हमें सहारा देने के लिए महीने के 25,000 रुपए देने का वादा भी किया था उसने। लेकिन हमने ना तो हाँ कहा हुजूर और ना ही ना। लेकिन मन ही मन में आपने अल्ताफ का वो ऑफर मान लिया था और इसीलिए जारून पर दबाव डाल रहे थे तलाक के लिए, और आयशा के साथ मारपीट भी इसीलिए कर रहे थे ना। देखिए जो भी बोलने वाले हैं सोच समझ कर बोलिए, आपका एक गलत जवाब आपको बहुत लंबे टाइम के लिए जेल पहुंचा सकता है। जी हाँ हुजूर, हम चाहते थे कि आयशा जारून से तलाक लेके अल्ताफ से निकाह कर ले, और उस पर जुल्म करने का तरीका भी हमें अल्ताफ ने ही बताया था। ये लो चचा 20,000 रुपए, अभी इतना ही रखो और जैसा मैंने कहा वैसा करते जाओ। आयशा पे जुल्म ठाते रहना, क्योंकि आयशा पे जुल्म जारून बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, और जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। क्योंकि वो जानता था कि जारून आयशा से बहुत मोहब्बत करता है और उसे बचाने के लिए वो उसे तलाक जरूर देगा। हमने वही किया है हुजूर जो अल्ताफ ने हमें बताया। साइड साहब पर बात क्या साहब? सर्च वारंट लेकर आए, तलाशी लो पूरे घर की। कोना कोना छान मारो। चल साहब हाँ साहब, मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ, और साहब ये सारे प्लान मैंने आयशा को पाने के लिए ही बनाए थे। जारून के धंधे में भी जितना नुकसान हुआ उन सबके पीछे भी मेरा ही हाथ था। मुझे पैसे चाहिए थे ताकि मैं आयशा के अब्बू को वो पैसे दे सकूं और आयशा से निकाह कर सकूं। आयशा के साथ मारपीट करने का आइडिया भी तूने ही दिया था ना उन्हें? हाँ साहब, मैंने ही दिया था, और जारून को भी मैंने ही समझाया था कि वो आयशा को तलाक दे दे और आयशा को मुझसे निकाह करने के लिए मनाए। और साहब मैंने उससे कहा कि मैं आयशा को उसकी अमानत की तरह संभाल कर रखूँगा। जब वो उसकी माली हालत से ठीक हो जाएगा तो मैं उसे फिर से तलाक दे दूंगा, ताकि वो आयशा से फिर से निकाह कर सके। जारून राजी भी हो गया था, लेकिन इससे पहले सब कुछ होता पता नहीं किसी ने उसको मार दिया। साहब किसी ने मारा उसे? तूने मारा? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। और साहब उसको मार के मुझे क्या मिलता? मेरा फायदा तो जारून के जिंदा रहने में था, उसके मरने में नहीं। अगर जारून जिंदा रहता साहब तो आयशा को मना सकता था मुझसे निकाह के लिए, तो साहब उसको मारकर मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? मैंने नहीं मारा। ये आयशा ही है सारे फसाद की जड़। अरे क्या से क्या हो गया जब से इस घर में उसके पैर पड़े। कितने अरमान थे तेरे भाई के, तेरे निकाह को लेकर।
मुझसे कहता था, आप फिक्र ना कीजिए, मायरा का निकाह मैं करवाऊंगा और इतनी धूमधाम से करवाऊंगा ना कि पूरा का पूरा नासिक देखता रह जाएगा। आप देखना। निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने देखा। अम्मी, अम्मी मत रो। सर, रफीक सच बोल रहा है। जारून का मर्डर ना रफीक ने किया है ना ही अल्ताफ ने। ये देखिए सर, रेस्टोरेंट के सामने एक बैंक का एटीएम है जिसमें सीसीटीवी कैमरा है और ये रहे उसके फुटेज। इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ठीक 7:15 बजे रफीक और अल्ताफ दोनों जन रेस्टोरेंट में गए और 9:15 बजे के करीब ये दोनों जन रेस्टोरेंट से बाहर आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जारून का मर्डर 8 और 9 बजे के बीच में हुआ। इसका मतलब है जारून के मर्डर से इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। उसने अगर रफीक और अल्ताफ रेस्टोरेंट में थे, अफजल अपने गांव में था और आयशा का बाप अपने घर पे था, तो फिर ये कत्ल किया किसने? वो गहने जो जारून के घर से चोरी हुए थे, उसकी कोई खबर? अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अजीब नहीं लगता भोसले? अगर जारून ने वो गहने चुराए होते तो उसने बेचकर अपना कर्जा चुकाया होता, और अगर उसके कातिल ने उससे गहने छीने होते तो उसने भी मार्केट में बेचा होता, और अगर ऐसा होता तो हमें खबर लग जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। क्या सर? पहला तो ये कि वो गहने किसी औरत ने चुराए जिसका मकसद उन्हें बेचना नहीं बल्कि इस्तेमाल करना है, और दूसरा, अल्ताफ और उसके फुफेरे भाई ने गाड़ी की चोरी और पैसों की हेराफेरी का जुर्म कबूल किया और पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया। जारून के चले जाने के बाद आयशा ने जारून के परिवार वालों से किसी भी तरह की मेहर लेने से इनकार कर दिया। जारून के कत्ल की तहकीकात अब भी जारी थी। पुलिस लगातार उस इलाके के ज्वेलरी शॉप वालों से संपर्क बनाए हुए थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि जारून के कत्ल का राज किसी न किसी रूप में उन जेवरों से जुड़ा है। इस बीच 2 महीनों का वक्त गुजर चुका था और पुलिस के हाथ अब तक कोई सफलता नहीं लगी थी। और फिर एक दिन कोई जरूरी बात है तो मैं खुद आपके पास आ जाता हूँ। अभी मेरे बहन का रिश्ता होने वाला है। इस बार हमें तुमसे नहीं, तुम्हारे अम्मी के साथ बात कर रही हैं। हम चारों पुलिस स्टेशन ला चला। हो सकता है जेवर खो गए थे, उसी मामले में शायद बात करनी। मैं आती हूँ। आइए। बताइए तो सही मुझे आखिर बात क्या है? साहब मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? बात क्या है? जेवर मिल गए क्या? हाँ भी और नहीं भी। मैं कुछ समझी नहीं। आपके चोरी हुए जेवरों को हम पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। फिर हमें लगा कि कहीं उन स्केचेस में कोई गड़बड़ तो नहीं है जो आपने हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठकर बनवाए थे। तो वो स्केचेस लेकर हम उस सुनार के पास गए जिनसे जारून ने वो गहने बनवाए थे। और उसने हमें बताया कि ये तो वो गहने हैं ही नहीं। कंफर्म करने के लिए हमने आयशा को भी वहां बुलवा लिया और उसने भी यही बताया कि ये वो जेवर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्केच आर्टिस्ट से आपने जानबूझकर गलत स्केचेस बनवाए थे। क्यों? बोलिए। उन जेवरों के लिए नहीं मारा मैंने अपने जारून को। उसे कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। पर जब से वो लड़की आशा उसकी जिंदगी में आई, जारून का धंधा बंद होने लगा। उस पर भारी कर्जा हो गया था। साहब, घर में सिर्फ वो ही जेवर बचे थे जिनके सहारे मैं अपनी बेटी की निकाह करने के बाबत सोच रही थी। पर जारून वो जेवर भी मुझसे मांग बैठा। मैं नहीं जानती थी। मैंने तो बस ऐसे ही गुस्से में। फिर क्या हुआ? इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी वो जारून से किया करती थी। मैं अम्मी को बहुत चाहता हूँ, पर उनको जेल जाते नहीं देख सकता था, और ना ही मैं अपनी बहन माहिरा का निकाह में कोई परेशानी चाहता था। इसलिए मैंने अम्मी को सलाह दी कि
जेवरों को छुपा दे और उसके बाद उसका इल्जाम जानू पर लगा दे। लेकिन जेवर तो तुम्हारे घर पर ही थे और वहीं रहने वाले थे, तो फिर ये चोरी का नाटक क्यों किया? आयशा का तलाक हो चुका था जारून से। इद्दत का वक्फा पूरा होने के बाद जब वो घर जाती तो मेहर की रकम हमें देनी पड़ती। हमारे पास तो पैसे थे नहीं, तो फिर जेवर देने पड़ते, इसलिए हमने जेवर छुपा दिए थे। इसे तकदीर का खेल कहें या त्रासदी कि जारून को इस दुनिया में लाने वाली उसकी माँ ही उसके अचानक इस दुनिया से चले जाने की वजह बन बैठी। जरा सोचिए, अगर वक्त रहते जारून ने अपने रिश्तों को परखा होता, जांचा होता और हर उस रिश्ते से उस शख्स से दूरी बना ली होती जो कि गलत था, तो क्या आज उसका यह अंजाम होता? हरगिज नहीं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे दोराहे आते हैं जहां हमें ना सिर्फ सोच समझकर कदम बढ़ाना होता है, बल्कि बहुत संभल कर आगे बढ़ना होता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही सोच को उजागर करती है कि इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है और कितने संगीन जुर्म कर सकता है। आसपास जाके चेक करो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या। जल्दी सर जल्दी आइए। सर कटा हुआ सर, दोनों आंखें फोड़ी हुई, लगता है इसे यहाँ फेंक के कोई हमें चुनौती दे रहा है। इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, हो सकता है किसी ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है। मोरे, अगर सिर यहाँ है तो धड़ कहाँ है इसका? महाराष्ट्र के पुणे शहर में पुलिस स्टेशन के ठीक सामने किसी सरफिरे ने कटा हुआ सर फेंक दिया। पुलिस को इस विक्टिम के बारे में कुछ नहीं पता था। उनके लिए केस अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। किसी को इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद पुलिस को भी चैलेंज करने की कोशिश की गई थी। पुलिस के लिए खुली चुनौती। टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे उसे, खत्म कर देना चाहिए था उसे। चुप कर, जो हुआ सो हो गया, अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। ढिंडोरा पीटोगी तो सबको पता चल जाएगा। भूल जा सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ चीटिंग की है, उसने इस्तेमाल किया मेरा। उस कुत्ते को कैसे भूल जाऊं मैं? उसकी सारी चीजें खत्म कर दूंगी, जला दूंगी, जला के काम कर दूंगी, जला के। नहीं, मुझे धोखा दिया, कुछ जला के राख कर दूंगी मैं, खत्म कर दूंगी सब कुछ, जला के राख कर दूंगी। छोड़ मुझे, मैंने कहा ना छोड़। सब कुछ जला के राख कर दूंगी मैं, सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। सिर को फोरेंसिक लैब भेज दिया है और स्केच को आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया, लेकिन कहीं भी विक्टिम के खिलाफ कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। सिर के ऊपरी हिस्से में चोट लगी है, आंखें फोड़ दी गई और गला काट दिया। इस तरह का मर्डर तो तभी होता है जब दो लोगों में बहुत पुरानी दुश्मनी हो, लेकिन सबसे पहले हमें विक्टिम को आइडेंटिफाई करना होगा। तो लड़का जवान है या आईवीआर का चक्कर भी हो सकता है। हो सकता है। विक्टिम की फोटोग्राफ्स हर न्यूज़पेपर में सर्कुलेट थे। मोरे, सिर को काट के पुलिस स्टेशन के सामने फेंककर इस खूनी ने हम पुलिस वालों को चैलेंज किया है। हो सकता है इस खूनी की हम पुलिस वालों से कोई पुरानी दुश्मनी। पता करो, हाल ही में कोई केस दर्ज हुआ था जिसका मुजरिम ये सब कर सकता है सर। और हाँ, खबरियों को काम पे लगा दो। पता करो इस एरिया में या आसपास कहीं लड़ाई झगड़ा मारामारी का वाकया हुआ था जिसके चलते ये मर्डर हुआ है। सर, पुलिस स्टेशन तक लाकर फेंका गया है, मतलब धड़ भी दूर नहीं ले गया होगा। अपनी सर्च टीम को काम पे लगा दो। सर। माता, मेरा बच्चा कहाँ है? माँ, माँ, मैं नंगे पर महालक्ष्मी मंदिर जाऊंगी। माता सब बताएगी, माता सब बताएगी, माता सब बताएगी। माता को सब दिख रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। माता सब बताएगी, माता सब बताएगी। हो गया इसका शुरू। क्या कर रहे हो? क्या पागल बना? तुम बीच में मत बोलो, मेरे बच्चे से ज्यादा कीमती नहीं है पैसे। माता, माता,
हाँ माँ, सब दिखता है। कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है माता? वही लड़की है, उसी ने सारा सर्वनाश किया है, बुद्धि भ्रष्ट की है तेरे बेटे की। नलिनी ने सर्वनाश किया है तेरे बेटे का। मेरा बच्चा आ जाएगा मेरे पास। चला गया तेरा बेटा, लेकर भाग गई वो उसे। प्रकाश, गौरी, जितनी जल्दी हो सके ये सब बंद कर देना और किसी को इसके कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तुम बीच में मत बोलो माता, आप उनकी बातों को ध्यान मत दो। मेरा बेटा आएगा ना? पूर्णिमा को आएगा तेरा बेटा। जय मां। आधी रात को जब चांद पूरा होगा लौट आएगा, लौट आएगा। जय हो सर, आसपास किसी भी झगड़े की कोई खबर नहीं और उस फोटो को भी किसी ने नहीं पहचाना और अब तक उस कटे हुए सर के धड़ का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तक विक्टिम के घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? तो दो चीजें हो सकती है, या तो विक्टिम अकेला रहता होगा, इसके लिए किसी को पता नहीं है कि वो मर चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी पहचान वाले ने ही मारा होगा। ये भी हो सकता है। न्यूज़पेपर का क्या हुआ? सर, कल तक फोटो छप जाएगी। एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि घर वालों ने जानबूझ के मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई, लेकिन दोस्त रिश्तेदार कोई तो होगा जो आगे आएगा। महेश बाबा खाना लगा दिया है। महेश बाबा क्या करता है? लागे ना, जब देखो तब क्रिकेट। बाबा खाना यहाँ रख दिया है, खा लेना। आज तो सही भूख लगी है, चैन से खाऊंगा। रुपेश, मेरी बात सुन। बेटा बेटा मेरी बात सुन। चल रहे तुझे? क्यों तंग करी हो? तू ऐसा कोई काम मत कर जिससे तेरे ऊपर कोई खतरा है। और फिर घर की इज्जत की भी तो बात है। अपने पापा को तू जानता है कितना गुस्से वाले हैं, और फिर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी बता। मेरी बात सुन बेटा। आई टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। रुपेश, आई कुछ नहीं होगा। रुपेश बेटा। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा। तू क्या करते इकडे? पहले मुझे ये बताओ कि रुपेश का तेरे साथ भागा था ना वो? मेरे साथ भागा था? वो तो मेरे पास आया ही नहीं। तूने क्या छुपाया ना? बता रुपेश का, बता। झूठ मत बोल, बोल तूने क्या किया मेरे रुपेश के? जाना तो पागल है। मैंने देख पाया जिस सर को गोद में रखकर सुलाती थी, उसे इस हालत में कैसे देख पाती मैं नहीं देख पाई। हमारा ही बेटा है वो, 2 दिन से लापता था। अगर 2 दिन से लापता था तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस लड़की के साथ भाग के उसने जो समाज में हमारी नाक कटवाई, पुलिस में कंप्लेंट कर और इज्जत का फालूदा नहीं करना था हमको, इसलिए नहीं की। किसके साथ भागा था वो? नलिनी। सर को गोद में रखकर सुलाती थी, उसे इस हालत में कैसे देख पाती मैं नहीं देख पाई। हमारा ही बेटा है वो, 2 दिन से लापता था। अगर 2 दिन से लापता था तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस लड़की के साथ भाग के उसने जो समाज में हमारी नाक कटवाई, पुलिस में कंप्लेंट कर और इज्जत का फालूदा नहीं करना था हमको, इसलिए नहीं की।
किसके साथ भागा था वो? नलिनी। नलिनी? अगर वो नलिनी के साथ भागना चाहता था तो उसे मारा किसने? उसका कोई दुश्मन था? नहीं, हमारे रुपेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये नलिनी उसके पीछे थी। नलिनी और उसकी मां ने ही मारा है रुपेश को। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों पर क्या बीत रही होगी, पर मुझे आपके फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब प्लीज आपके फैमिली के बारे में मुझे बताइए। हमारा बड़ा बेटा महेश, उसने तो क्रिकेट के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। अबे तू कर क्या रहा है? अबे फुल टॉस बॉल है, फुल टॉस बॉल पे प्लेट करेगा तू? ओ बाबू ज्यादा बोलू ना, क्या खेलना है तो आगे खेल के बता। चले जा खेल के बता। चल चल आउट कर इसका, सीधा मिडल स्टंप उड़ा, काले चश्मे का। बहुत बोलता है, बहुत बैटिंग आती है इसको। उड़ा उड़ा इसका, सीधा मिडल स्टंप उड़ा। रुपेश हमारा सबसे छोटा और होनहार बेटा, पता नहीं इस नलिनी ने उस पे क्या जादू कर दिया जो उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। ये नलिनी पागल है, पागल। एक बार तो उसे मैंने अपनी फैक्ट्री में रुपेश के साथ देखा था। रुपेश काय चाललंय? हाँ काय चाललंय? किसी तरह रुपेश ने नलिनी के साथ रिश्ते से मना कर दिया था, लेकिन नलिनी और उसकी मां को यह बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने रुपेश को बहकाया होगा। तो जब रुपेश ने शादी से मना कर दिया तो नलिनी और उसके मां ने उसको मार डाला। बहुत ही गुस्से वाले और सन की किस्म की लड़की है वो। उसी ने किया होगा ये सब कुछ। देखिए, नलिनी का नंबर और एड्रेस हमें दे दीजिए और अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। इनके कहने के मुताबिक नलिनी एक पागल और सन की लड़की है। रुपेश ने शादी से इनकार कर दिया होगा, इसलिए गुस्से में आकर नलिनी ने रुपेश को मार डाला। एक काम करो, रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इस नलिनी की पूरी कुंडली निकालो। सर, इस सवाल का जवाब मिल चुका था कि ये सर किसका था, लेकिन इस एक जवाब के साथ पुलिस के सामने कई और सवाल खड़े हो गए थे। आखिर रुपेश को इतनी निर्ममता से किसने और क्यों मारा था? हत्यारे ने उसका सर पुलिस स्टेशन के सामने क्यों फेंका? क्या ये किसी घरेलू दुश्मनी का नतीजा था या फिर इसमें कोई सनक शुमार थी? अबे ऑफ की बॉल को लेग में खेलो बेटा। अभी 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 ऑफ में आएगी, ऑफ में डालेगा, ऑफ में। ये ओवर पे आड़ा बैट खेलेंगे। तुरा जरा पण लाज वाटत नहीं करे महेश? तेरा भाई अभी मर गया तो मजे से क्रिकेट देख रहा है? खून इतना सफेद हो गया तेरा? बस तू ही बची थी ना ये सब बोलने के लिए। साला सबको वो उस रुपेश की पड़ी है। वो आई बाबा पे भी उसका भूत सवार है। वो गया, अब तू भी जाइए, रख और जा। रख। कमान कमान कमान, आराम से खेल। नलिनी, हाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुपेश का और तुम्हारा अफेयर था ना? मैं किसी रुपेश को नहीं जानती। झूठ मत बोलो, हमें सब कुछ पता है। हाँ, जब पता है तो क्यों पूछ रहे हो? इस बार वो साला के सामने आ गया ना तो गला काट देंगे उसका। एक बार तो मार दिया, और कितनी बार मारोगी उसे? क्या कह रहे हैं आप? रुपेश मर चुका है और तुमने मारा है उसे। रुपेश दीदी, दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे क्या किया? मेरी माता आई थी, माता ने मुझे रुपेश के बारे में सब बताया था दीदी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मेरी भक्ति में कमी रह गई दीदी। दीदी मुझे माफ कर दो। माता आई थी, 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 माता आई थी। माता शांत, माता गलती हो गई, माफ कर दो माता। रुपेश की आत्मा तड़प रही है, प्रसाद दो, घबरा दो। हाँ माता, जल्दी जल्दी। समजाव तुझ्या बायकोला। रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है। भाई साहब सुनिए तो।
ये नाटक, जितना भी पैसा मिलेगा ना चुपचाप आधा दे देना। चलिए आपा यही है। शांत माता, माता शांत दो। माता शांत। रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है, मुझे नजर आ रहा हूँ। इस महेश का कुछ करना पड़ेगा। साला अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। उसकी चिंता तुम मत करो मेरी जान, वो तो लूजर है। रुपेश चला गया, सुनील को बिजनेस का कुछ अता पता है नहीं, और गौरी वो तो दिमाग से वैसे ही पैदल है। बचा कौन? हम। आप बस इतना करिए कि सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन मुझे देते रहिए कि कब कौन कहाँ क्या कर रहा है। जज्बाती लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। सब कुछ मूंद के न रख दिया तो कहना। क्या बात है। मैंने रुपेश को नहीं मारा। भागने का प्लान तुम्हारा ही था ना? जब उसने मना किया तो उसे मार डाला तुमने? मैं तो उससे प्यार करती थी। मैं खुद को मार सकती हूँ लेकिन रुपेश को नहीं मार सकती। उसके घर वालों ने मारा होगा उसे। उसके बाप ने नफरत करता था वो रुपेश से। उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। वो बहुत डर गया था। मैंने उसे हौसला दिया, इसलिए वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर हमारा प्लान था कि 12 सितंबर को हम घर से भाग जाएंगे। 12 सितंबर क्यों? क्योंकि 13 सितंबर को उसकी सगाई होने वाली थी। सर, मैं आनंदी में उसका वेट कर रही थी, लेकिन रुपेश वहां नहीं आया। मुझे लगा कि रुपेश ने मुझे धोखा दिया है, चला गया वो मुझे छोड़ के। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैंने रुपेश को नहीं मारा। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? जरूर उसके बाप ने मारा होगा उसे। उसे पता चल गया था कि रुपेश और मैं सगाई करने वाले, और शादी भी। इसी गुस्से में ना उसने रुपेश को मार दिया होगा। हाँ, उसी ने मारा होगा। बहुत इज्जत प्यारी है ना उसे अपनी, इसलिए उसने ही रुपेश को मारा होगा। ठीक है, मोरे, हो सकता है ये नलिनी सच बोल रही हो, लेकिन उसके टेम्परामेंट को देखकर लगता है कि वो मर्डर कर सकती है। रुपेश अगर नलिनी को नहीं मिला तो फिर गया था कहाँ? ऐसे मामलों में ये दोस्त काफी मदद करते हैं। उसके दोस्तों को दोबारा से बुला के अच्छे से पूछताछ करो और आनंदी जाके पता करो जो स्टोरी नलिनी ने हमें बताई है उसमें कितनी सच्चाई है। सर, नलिनी रुपेश से पागलों की तरह प्यार करती थी। क्या उसके प्यार का यही पागलपन रुपेश की मौत की वजह बनी थी? क्या रुपेश ने नलिनी का दिल तोड़ा था जिसकी वजह से उसने रुपेश के साथ इतना सब कर दिया? या फिर इस सब के पीछे उसका कोई और ही मकसद था? रुपेश आया है और तुम सो रही हो। रुपेश, मेरा बच्चा बात करना चाहता है। मेरा रुपेश आया है। कहाँ है मेरा रुपेश? वो रहा रुपेश। कहाँ? रुपेश, देखो देखो, माँ आई है। रुपेश माँ आई है। देखो, ये रहा रुपेश। कहाँ है रुपेश? ये क्या कर रहा है? रुपेश को भूख लगी है, बात आने का है, उसे खाना खिलाना है। पैसे दो। पर मेरे पास पैसे तो नहीं है अभी। पैसे नहीं। ये लो। अब खा लेगा रुपेश, खा लेगा रुपेश, खाना।
प्रणाम करो। ठीक है, कोर्टात जमा करा पेपर। सर, हम आलंदी गए, वहाँ रुपेश और नलिनी की शादी की नोटिस लगी। पूछताछ में पता चला कि नलिनी वहाँ पूरा टाइम इंतजार कर रही थी जब रुपेश का मर्डर हुआ। उनके बैंक अकाउंट में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब सुपारी किलिंग का भी एंगल नहीं हो सकता। रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, रुपेश के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि ज्यादातर वो नलिनी से ही बात करता था। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉल होते थे या तो काम के लिए या तो फिर बचपन के दोस्त सन्नी और सद्दाम को। उठाकर लेकर आओ इस सनी और सद्दाम को। सर, रुपेश बहुत अच्छा लड़का था सर। वो एक पढ़ाकू और जिम्मेदार इंसान था। उसको सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करता था। हाँ, लेकिन उसके बड़े भाई को क्रिकेट का शौक था। अगर हम लोग उसके साथ नहीं खेलते थे तो वो हमें मारता था। और जब से रुपेश की लाइफ में नलिनी आई, और नलिनी तो बहुत सनकी किस्म की लड़की थी सर। मतलब रुपेश बेचारा किस्मत का ही मारा था, मैं तो बोलूँ सर। घर में जाओ तो उसका बाप सनकी, बाहर और ये नलिनी सनकी। उसका बाप सनकी था मतलब? सनकी बोलेंगे सर, एकदम हिटलर किस्म का इंसान था। बोलो तो जल्लाद था एकदम, साफ बोलूं। उसकी दहशत घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी थी। तुम दोनों को पता था कि रुपेश नलिनी के साथ भागने वाला है? नहीं साहब, लेकिन जब से नलिनी उसके जीवन में आई तब से वो हमसे दूर रहने लगा साहब। नलिनी को हम पसंद नहीं थे साहब। वो रुपेश को बोलते थे कि हम बुरे लोग हैं साहब। फिर एक बार रुपेश डायरेक्टली आकर हमको बोलने लगा कि अब उनकी दोस्ती नहीं जमेगी। इस बात पे तो तुम दोनों को बहुत गुस्सा आया होगा और तुम दोनों ने ही मिलकर तुम्हारे दोस्त को मार दिया। हम क्यों मारेंगे उसे? हमारा तो जिगरी यार था सर, वो भाई जैसा था सर। हम क्यों मारेंगे उसको? ठीक है, जाओ तुम, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। नजर रखो इन पर। लेकिन सर, एक बात गले से नीचे नहीं उतरती। गर्लफ्रेंड के कहने पे कोई अपने दोस्तों से बात करना क्यों छोड़ेगा? और नलिनी ने भी अपनी स्टेटमेंट में सद्दाम और सन्नी के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन सबने एक बात कॉमन बताई, ये सुनील बहुत ही सन के आदमी था। नलिनी के पास मोटिव था मारने का, लेकिन अगर नलिनी ने रुपेश को नहीं मारा है तो फिर किसने मारा? इस सावंत फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर, तो सुनील साहब ने पूरी प्रॉपर्टी और ये फैक्ट्री रुपेश दादा के नाम कर दी थी, तो वो उसे क्यों मारेंगे? वो तो महेश ही उनके हाथ लड़ते रहता था। अरे एक नंबर का निकम्मा है तू। भाई काम कराने को दिवस भर मुझसे क्रिकेट खेला पाहिजे। फैक्ट्री के सारे वर्कर की तेरे खिलाफ कंप्लेंट है। आज के बाद तुम इस फैक्ट्री में कदम नहीं रखोगे। आज के बाद फैक्ट्री का सारा काम रुपेश देखेगा। सर, ये सरासर गलत है। रुपेश तो सुनील की जान था। रुपेश तो ताकत था सुनील की, सबसे जिम्मेदार वही था। उसके बड़े भाई और चाचा तो किसी काम के लायक ही नहीं है। ये सुनील शॉर्ट टेम्पर और गुस्से वाला आदमी था, और उसका गुस्सा रुपेश और नलिनी के अफेयर को लेकर था। मोरे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप अपने बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डालेगा। सर, घर से लेके बैंक तक सारा पैसा गायब है। क्या? कब हुआ ये सब? रुपेश की जिस दिन एंगेजमेंट थी उससे एक दिन पहले। इसका मतलब रुपेश अपने घर से कैश और ज्वेलरी लेकर भागा है। ठीक है, आप जाइए, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन सर, आप जाइए, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जाइए प्लीज। मोरे, ये कैश और ज्वेलरी गायब होने से इस मर्डर केस की दिशा ही बदल गई है। एक बात तो कंफर्म है कि नलिनी जानती थी कि रुपेश कैश और ज्वेलरी लेकर भाग रहा है। हमारा प्लान था कि 12 सितंबर को हम घर से भाग जाएंगे। तो हो सकता है कि नलिनी ने रुपेश के कैश और ज्वेलरी लूट ली और उसे मार डाला। ये भी तो सकता है कि सुनील झूठी कहानी बना रहा है। हो सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये मर्डर प्यार और इज्जत के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए हुआ है। एक काम करो, बैंक में जाके इन सबके बैंक स्टेटमेंट निकालो तुम। सर, बाबा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दो कौड़ी की लड़की के साथ तुम शादी करोगे? बाबा प्लीज। मेरी इतनी हिम्मत कि तुम ये कचरा यहां तक लिखा है? बाबा आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए। समाज में हमारा एक स्टेटस है, हमारी बिरादरी के लोग ऐसी लड़कियों के साथ शादी नहीं करते। हे, तुम करोगे शादी इसके साथ? देखा? देख। सर,
ये देखिए, स्टेटमेंट के हिसाब से पूरे पैसे रुपेश ने निकाले और यहाँ एक चेक से 1 लाख रुपए महेश के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये रुपेश ने महेश को इतने सारे पैसे क्यों दिए? इस बड़े बेटे की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। पता करो ये करता क्या है। मुझे तो लगता है ये सावंत फैमिली जैसे दिखती है वैसे है नहीं। महेश और रुपेश के बारे में फैमिली वाले ने तो बता दिया, अब बाहर वालों से पूछताछ करते हैं। ये सनी और सद्दाम दोबारा बुला लो सर। और हाँ, आसपास के जितनी भी ज्वेलरी शॉप है उन सबको अलर्ट कर दो। जिसके पास भी ज्वेलरी है वो बेचेगा जरूर। सर। मुझे पकड़ने में 1 मिनट नहीं लगा, एक पत्थर फेंका पकड़ लिया। उसने जो किया उसके लिए उसको नहीं पकड़ा। पुलिस में पत्थर मारने का बहुत शौक है ना तुझे? क्रिकेट में क्या करता था? बैटिंग। चल आज हम लोग बॉलिंग डालेंगे, तू बैटिंग कर। रुपेश को क्यों मारा? मारना चाहता था लेकिन मारा नहीं, आंख फोड़ दी उसने मेरी। ये देखिए, मेरा क्रिकेट का करियर खराब कर दिया। आई बाबा का प्यार छीन लिया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, हमेशा चुप रहा, कभी कुछ नहीं बोला मैंने। साहब नाम के भाई थे, दोनों का 36 का आंकड़ा था साहब। एक दूसरे को सामने देखना भी पसंद नहीं करते थे साहब। महेश को क्रिकेट का भूत सवार और रुपेश को इश्क का, दोनों के दोनों बेकार थे सर। जब से मेरी आग गई तब से मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया। बस अपने आप को दिलासा देने के लिए बच्चों को कभी कभी सिखा देता हूँ। सिखाना क्या साहब, सही है ना? ये नलिनी है ना, पहले महेश की गर्लफ्रेंड थी। महेश की आंख क्या फूटी, इसकी तो किस्मत ही फूट गई साहब। मुझे हर तरफ से धोखा मिला। बाबा ने सारा हिसाब किताब रुपेश के हाथ में सौंप दिया। मुझे एक एक पैसे के लिए उसके सामने हाथ फैलाना पड़ता था। ऊपर ऊपर तो हाथ जोड़ता था साहब, लेकिन अंदर ही अंदर ना लावा था, लावा। रुपेश की फेंकी हुई बॉल मेरी आंख पर लगी और मेरी आंख फूट गई। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, क्योंकि मैं जानता था कि रुपेश ने जानबूझकर मेरी आंख फोड़ी है। लेकिन नहीं, ना तो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, ना मेरे घर वालों ने। आज आपको मेरी कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। आग गई है मेरी आंख, कोई बटुआ चोरी नहीं हुआ है। कर क्या रहे हैं आप लोग? आज मेरी कंप्लेंट लिखिए आप। देखो हमने वो तहकीकात कर ली है, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अरे खाक एक्सीडेंट था। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है? बोली सूरत पे जा रहे हो उसकी आप। इसीलिए मैं आप लोगों पर अपनी भड़ास निकालता हूँ। अपनी भड़ास निकालने के लिए तुमने रुपेश को मारा, उसकी आंखें फोड़ी, और पुलिस वालों पर भड़ास निकालने के लिए उसका कटा हुआ सर पुलिस स्टेशन में डाल दिया। पुलिस वाले कैसे भड़ास निकाल दिया ना, वो दिखाता हूँ तुझे। देखिए मैं आपसे क्या, मैंने उसको नहीं मारा। रुपेश से तुम जलते थे और गुस्से में आकर तुमने उसे मार डाला, सच है या नहीं? मैंने उसको नहीं मारा। उसने तेरी आंख फोड़ी थी, तेरा क्रिकेट करियर बर्बाद किया था। मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने उसको नहीं मारा। तेरे बाप ने सारा बिजनेस उसके हाथ में दिया था, सारा पैसा उसके हाथ में था। भिखारी की तरह तुझे पैसे मांगे। हाँ, भिखारियों की तरह पैसे मांगता था मैं उससे। भिखारी बना दिया था उसने मुझको। कभी समझने की कोशिश नहीं की उसने मुझे। हर बार ये जताता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब से बाबा ने उसके नाम पे वो बिजनेस किया था, मुझे नीचे दिखाने लगा था। वो भाई नहीं था, वो दुश्मन था, दुश्मन। कभी किसी बात पे मेरा साथ नहीं दिया, पर मरा होगा ना उसी लड़की के चक्कर में। वो लड़की तो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों, तेरा उस लड़की का अफेयर नहीं था? था, मेरा अफेयर था उससे, लेकिन उसने भी वही किया। मेरी आंख फूटने के बाद जाकर सो गई वो उस रुपेश के साथ। महेश के लिए तुमने रुपेश को मार डाला। महेश वो तो पागल है। रुपेश के आगे महेश की तो कोई बराबरी ही नहीं थी। हो सकता है कि रुपेश ने अपने बाप के कहने पर तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहा और गुस्से में आकर तुमने उसे मार डाला हो। नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिस गले में मुझे वरमाला डालनी थी, उस गले पे छुरी कैसे चला सकती हूँ मैं? हेलो, क्या? ठीक है माते। सर, तलेगांव के घर में एक लाश मिली है। महेश को क्रिकेट का बहुत शौक था। उसे ऐसा लगता था कि रुपेश की वजह से ही उसकी एक आंख खराब हुई, जिसके कारण वो जिंदगी में कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता। जब पुलिस को रुपेश का सर मिला तब उसकी भी दोनों आंखें फूटी हुई थी। तो क्या महेश था रुपेश की हत्या के पीछे? क्या उसी का बदला इस जुनून की हद तक पहुंच गया था? इस केस में पुलिस के शक की सुई 3 लोगों पर थी। रुपेश की प्रेमिका नलिनी, रुपेश के पिता सुनील और रुपेश के भाई महेश पर। रुपेश की हत्या के बाद पुलिस को एक और हत्या की जानकारी मिली थी। क्या इन दोनों हत्याओं का आपस में कोई कनेक्शन था? आखिर कौन था इन हत्याओं के पीछे? हाँ सर, मैंने फोन किया था।
उधर लाश पड़ी है। आप लोग यहीं पे रुकना। जी। दो ग्लासेस है, एक सनी का है, तो दूसरा कौन था? मोरे, पहले रुपेश का मर्डर होता, फिर सनी का। मुझे लगता है कि किसी ने सनी पे नजर रखी हुई थी, जैसे वो हमारी कस्टडी से बाहर निकला उसे मार दिया। ये रुपेश का मर्डर और सनी का मर्डर है, एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मुझे ड्रॉअर में इतने सारे मोबाइल मिले पर किसी में भी सिम कार्ड नहीं है। सनी के अकाउंट में इतने हेवी ट्रांजैक्शंस, आखिर वो इतने पैसों का करता क्या था? मोरे, रुपेश, सनी, सद्दाम, तीन खास मित्र, जिसमें से रुपेश और सनी मारे जा चुके हैं, बचा है सद्दाम। कुछ तो लिंक है जो हमसे छूट रही है, उठाकर लेकर आओ इस सद्दाम को। सनी के बारे में उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आता था और करता क्या था? साहब हम लोग क्रिकेट मैच में बैटिंग करते थे, सनी को उसकी लत लग गई साहब। महेश भाई भी बैटिंग करते थे, लेकिन वो रुपए से पैसे उधार लेते थे। ये सब तो पहले नहीं बता सकता था? निकल अभी तो, लेकिन शहर छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। नहीं जाऊंगा साहब, क्यों जाऊंगा मैं? जा। मोरे, इस सनी ने किन किन लोगों से कितने कितने पैसे लिए इसके डिटेल निकाल। और मोबाइल, उसके पास इतने सारे मोबाइल थे, पता करो ये एक ही सिम कार्ड यूज करता था या अलग अलग सिम कार्ड थे। अगर अलग अलग सिम कार्ड है, उन सारे सिम कार्ड के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, चुप हो जा बेटी, कितना रोएगी? तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे की भी तो सोच। कोने को कौन टाल सकता है? मत रो इतना, मत रो बेटा, मत रो। सर, सनी ने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए हुए और सभी उससे पैसे वापस मांग रहे। सरप्राइजिंग बात यह है कि उसने सभी को 15 सितंबर की तारीख दी थी पैसे वापस करने के लिए, रुपेश के मर्डर के ठीक 2 दिन बाद। मुझे महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सनी को पता था कि रुपेश और नलिनी शादी करने के लिए घर से भागने वाले और उनके पास कैश और गहने हैं। सनी ने प्लान बनाया, रुपेश को मारा, कैश और गहने लेकर भाग गया। उसके बाद सनी ने भी सुसाइड किया। सवाल ये पैदा होता कि वो कैश और जेवर है कहाँ? नहीं, ऐसा तो नहीं, इस केस का मास्टरमाइंड कोई और ही है। एक काम करो, सनी के जितने भी फोन्स हमें मिले सारे कॉल रिकॉर्ड बारीकी से चेक करो। सर, सनी के नाम पे जो 8 नंबर्स मिले हैं उन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स, इनमें से जो लेटेस्ट नंबर है उससे आखिरी कॉल रुपेश को किया गया है, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन वो गायब हो। सर, एक सरप्राइजिंग बात और है, इन सभी नंबरों से एक नंबर पे लगातार बातचीत हुई है। किसका नंबर है? सर, इधर। तो ताला लगा हुआ है। अरे सुनो, ये ताला कब से लगा है? पता नहीं सर। मोरे, दरवाजा तोड़ दो। सर, घर की तलाशी लो अच्छे से। तो कुछ कुछ बातें मुझे क्लियर हो रही है। सर, एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, तुम उसे उलझाए रखो, हम अभी आते हैं। तो ज्वेलरी शॉप से फोन था, कोई ज्वेलरी बेचने है। अरे मैम, मैं कह रहा हूँ ना, 2 मिनट तो रुकिए ना, टंच का रिपोर्ट आने दीजिए ना। और कितनी देर लगने वाली है? थोड़ी देर बस, आने वाली टंच की रिपोर्ट। चोरी का सोना बेचने की असली जगह मैं बताता हूं आपको। ले चलो इसे। हमें अंदाजा नहीं था इस चेहरे के पीछे एक दूसरा रूप भी छुपा हुआ है। क्यों किया ये सब?
मैं सावंत परिवार के घर में आके रहने लगी। करने वाला काम था दिला साहब, पर मैंने कभी इज्जत नहीं की। हर बात पे धुतकारते मुझे। ये रख और जा, रख। तंग आ गई थी मैं इस जिंदगी से। फिर एक दिन रुपेश का दोस्त सनी मुझे मिला। हम दोनों ही हालात के मारे थे सर। पैसे पैसे होते हमारा अपनी जिंदगी जीने के लिए। सनी रुपेश का जिगरी दोस्त था। उसे पता चला कि रुपेश नलिनी के साथ भाग के शादी करने वाला है और उसने बैंक से सारे पैसे और घर से सारे जेवरात ले लिए। बस फिर क्या, हमने भी प्लान बनाया। सनी ने रुपेश को फोन किया आनंदी जाने के बहाने। अरे यार रुपेश कुछ होता तू? चल लवकर चल यार, चल भाई जल्दी चल, चल लवकर। कहाँ डाले यार? कार्बोरेटर का नाटक होगा यार। देख देख जल्दी देख, देखना जल्दी करना। हाँ हाँ। वैसे भी महेश से मेरे बेइज्जती का मुझे बदला तो लेना ही था। सनी को क्यों मारा? सर, सनी उस हादसे के बाद बहुत डर गया था और जब वो आप लोगों से मिलके गया तब वो मुझे आके धमकाने लगा था। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? खुद को संभालो। हम सरेंडर कर देंगे पुलिस के पास, ठीक है? शांत हो जाओ। मैं गहने बेचकर कहीं दूर जाना चाहती थी। जो लोग स्वार्थ और लालच में आकर ऐसा घिनौना काम करते हैं ना, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलती जरूर है। इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लालच के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके लिए जिंदगी की कीमत ही खत्म हो जाती है। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी जिंदगी बिताए, उसे किसी चीज की कोई कमी ना हो, लेकिन अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी ने हमें जो नहीं दिया है वो हम किसी और की जिंदगी से छीन लें। सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस दुनिया में हर किसी को चीजें प्लेट में सच कर नहीं मिलती हैं, उन्हें अपनी जद्दोजहद से हासिल करना पड़ता है। बेहतर जिंदगी जीने का हक सबको है, लेकिन उसकी कीमत किसी की जान या कोई गुनाह हरगिज नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।